हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एथिकल इश्यूज़ के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो मैं टोटली एनसीईआरटी से कवर करने जा रहा हूँ। मतलब कि आज मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताऊँगा वो उससे बाहर कुछ भी नीट में नहीं पूछा जा सकता है। इतना ही जितना मैंने नोट किया है आज आपके सामने, उसी में से आपका क्वेश्चन आज का होगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एथिकल इश्यूज़, सबसे पहले आपको समझना है कि एथिकल का मतलब क्या होता है। अगर बिल्कुल आम भाषा में बात की जाए तो एथिकल का मतलब होता है भाई जो सही है, अनएथिकल का मतलब होता है जो गलत है। एथिकल का मतलब है जो कानूनी है, अनएथिकल का मतलब है जो गैर कानूनी है। इस टाइप से आप इस वर्ड को समझ सकते हैं। अब देखिए, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन, कि जब रिसर्च करते हैं लैब में तो ह्यूमन क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स को हार्म कर देता है और कभी कभी उन ऑर्गेनिजम्स को बेवजह भी हार्म किया जाता है। तो अगर ये जो बेवजह का जो टॉर्चर है एनिमल्स के साथ, ये एक तरह का अनएथिकल इशू है ना। तो इस तरह के अनएथिकल इश्यूज पे से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बहुत सारी डाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचता है। नेचर में ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं जिनका टोटल जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मैनिपुलेट हो जाता है। तो बहुत सारे इश्यू हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं दैट इवेल्युएट ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब कि उन रूल रेगुलेशन को हमें फॉलो करना होगा ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसको बेवजह टॉर्चर ना हो। ऐसा नहीं है कि बेवजह किसी एनिमल या प्लांट को टॉर्चर किया जा रहा है और उससे कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो इन दैट केस हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। वी make an organization, Indian government had established an organization that is called GEAC. GEAC stands for Genetic Engineering Approval Committee. मैं लिख देता हूँ, GEAC एक ऑर्गेनाइजेशन है that is Genetic Engineering Approval Committee। ठीक है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ये क्या करती है, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनसे जो भी रिलेटेड जो रिसर्च होती है उसकी वैलिडिटी को चेकआउट करती है। और अगर इनको लगता है कि वो सही नहीं है, वो जो रिसर्च हो रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर वो सही नहीं है तो GEAC जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको रोक भी सकता है। मान लीजिए आप किसी प्लांट पे रिसर्च कर रहे हैं और इस कमेटी को लगता है कि आपकी रिसर्च कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, तो ये उसको रोक सकते हैं। तो GEAC इस तरह से मेंटेन करके रखता है। तो वेरी वेरी IMP है, आपको इसको याद रखना है। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को इनका रोल क्या होता है, दे चेक द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, बायोपायरेसी। एज द नेम इंडिकेटिंग बायोपायरेसी, बायो का मतलब होता है कि लिविंग से रिलेटेड है, पायरेसी का मतलब है कुछ ना कुछ धोखाधड़ी, चीटिंग आप बोल सकते हैं। तो बायोपायरेसी क्या है, दिस इज यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय MNC। MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज और एनी पर्सन या कोई व्यक्ति अगर बायो रिसोर्सेज का यूज करता है, किसी रिसर्च का यूज करता है विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द इन्वेंटर। इन्वेंटर का मतलब होता है जिसने खोज की है, उसकी परमिशन के बिना। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपने लैब में कोई रिसर्च की, ठीक है, मान लीजिए आपने लैब में कोई रिसर्च की और आपका फ्रेंड जो था वो भी आपके साथ में लैब में था, कोई दूसरा काम कर रहा था। लेकिन जब आपकी रिसर्च पूरी होने वाली थी तो आपका जो फ्रेंड था उसने क्या किया, आपकी रिसर्च को चोरी छुपे अपनी कॉपी में नोट किया और उसको जा करके पब्लिश करवा दिया अपने नाम से। तो इस आपके फ्रेंड ने या कोई भी XYZ जो भी पर्सन था, उसने आपकी रिसर्च को एक तरीके से चुरा लिया और मार्केट में उसने अपने नाम से पब्लिश कर दिया, मार्केट में अपने नाम से उसको पब्लिश कर दिया। तो ये एक तरह की चीटिंग है, ठीक है। तो आप मेहनत आपने की और उसका फल कोई और ले गया। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज बायोपायरेसी, दैट यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज और सम रिसर्च बाय MNC। कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज भी ऐसा करती है कि किसी की रिसर्च को अपना बना लेती है बिना उस बंदे की परमिशन के, और एनी पर्सन या किसी पर्सन की रिसर्च को चुरा लेना विदाउट प्रायर परमिशन, बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी आज्ञा की, ऑफ द इन्वेंटर, यानी कि बिना इन्वेंटर के, बिना
जो साइंटिस्ट है या जो भी जिसने खोज की है, इन्वेंटर है, उसकी बिना परमिशन के रिसर्च को चुरा लेना, दिस इज बायोपायरेसी। तो एक बहुत बड़ा इश्यू था बायोपायरेसी, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। तो बायोपायरेसी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया जिसका नाम रखा गया पेटेंट। पेटेंट का मतलब सीधी सी भाषा में बताता हूँ पहले। पेटेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई रिसर्च कर ली है तो जब तक आप रिसर्च करते हैं उसको छुपा के रखिए, आप अपनी रिसर्च किसी को नहीं बताएंगे, और जैसे ही आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप पेटेंट ऑफिस में जाके अपनी रिसर्च के ऊपर पेटेंट ले लेंगे। अब जैसे आप पेटेंट ले लेते हैं तो वो रिसर्च के ऊपर आपको लीगल राइट मिल जाता है, एक कानूनन अधिकार मिल जाता है आपको। उसके बाद कोई भी XYZ, चाहे वो आपको फ्रेंड हो या कोई भी बाहर का हो, वो आपकी रिसर्च को चुरा नहीं सकता, आपकी रिसर्च को वो अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसके ऊपर पेटेंट ले लिया है। तो पेटेंट को देखिए डेफिनेशन क्या रहेगी। पेटेंट इज द लीगल राइट गिवन बाय गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार देती है पेटेंट को, एक लीगल राइट है यानी कि कानूनन अधिकार है आपका, टू द इन्वेंटर, इन्वेंटर को देती है, भाई जिसने रिसर्च की है उसको देती है, जब वो पेटेंट ऑफिस में जाके अपनी फाइल जमा करवाता है अपनी रिसर्च के ऊपर। और वो किस किस चीज़ पे पेटेंट देती है, मेकिंग यानी कि उसको बनाने से रिलेटेड, यानी कि इन्वेंटर के अलावा उसको कोई और बना नहीं सकता, सेलिंग कोई और बेच भी नहीं सकता, ठीक है। तो उसको बनाएगा या उसको सेल करने के सारे अधिकार किसके पास सुरक्षित है, इन्वेंटर के पास, जिसने उसकी खोज की है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उसको उस प्रोडक्ट को मार्केट में बनाना या बेचना है तो उस इन्वेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो इन्वेंटर का कोई इन्वेंशन हो सकता है, मतलब उसकी कोई खोज हो सकती है, मान लीजिए उसने कोई दवाई बना दी, उसको इन्वेंशन है, या कोई इंसुलिन या कुछ भी बना दिया, कोई उसका आइडिया हो सकता है, यानी आइडिया के ऊपर भी पेटेंट लिया जा सकता है। मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, वो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, कोई दवाई बनाने का आइडिया है, तो मैं उस आइडिया के ऊपर भी पेटेंट ले सकता हूँ, ताकि मेरा वो आइडिया कोई चुरा ना ले। या प्रोसेस हो सकती है, कोई प्रक्रिया हो सकती है कुछ बनाने की, तो हम उस प्रोसेस को भी पेटेंट करवा सकते हैं। तो पेटेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, पेटेंट कितना ज़रूरी है अपनी रिसर्च को सुरक्षित रखने के लिए। तो पेटेंट अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पे लिया जाए, पेटेंट का मतलब आपको समझ में आएगा। अब पेटेंट अगर किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पे लिया जाए, मान लीजिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायो के फील्ड में जो भी कोई प्रोडक्ट है दैट इज़ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई मेडिसिन है, या आपने कोई फसल, कोई क्रॉप बना दी है, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल थिंग, तो उसके ऊपर अगर आप पेटेंट लेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पे जब पेटेंट लेते हैं तो उसको बोलते हैं बायो पेटेंट, दैट इज़ बायो पेटेंट। तो वो पेटेंट ये कुछ और नहीं है, दैट सिंपली बायो पेटेंट। अब पेटेंट के भी कुछ न कुछ फ़ायदे रहे, कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट्स उसके रहे। सबसे पहले हम फ़ायदे की ही बात करते हैं, भाई पेटेंट के क्या प्लस पॉइंट्स रहे और क्या माइनस पॉइंट्स रहे। तो देखिए सबसे पहले प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं। अब इतना तो आप समझ गए कि पेटेंट से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी रिसर्च को सेव कर सकते हैं, आप अपने आइडिया को सेफ सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि कोई और आपकी रिसर्च को या आपके आइडिया को चुरा ना ले, तो वो सुरक्षित हो जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब पेटेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या रहे। देखिए जब शुरू में पेटेंट की शुरुआत हुई थी तो आम लोगों को पेटेंट की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया जो पेटेंट के बारे में जानते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल चावल की, राइस की इंडिया के अंदर 2 लाख वैरायटी पाई जाती है, यानी कि 2 लाख तरह के चावल पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। रियली अमेजिंग फैक्ट है वैसे। अब उन्हीं 2 लाख वैरायटीज़ में एक वैरायटी है जिसे हम बोलते हैं बासमती, नाम भी सुना होगा बासमती चावल का। बासमती चावल अपने एरोमा के लिए, यानी कि स्मेल, अच्छी खुशबू के लिए, अपने टेस्ट यानी कि फ्लेवर के लिए बड़ा पॉपुलर, बड़ा फेमस है। तो 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, अमेरिकन कंपनी ने इंडियन बासमती को लिया, जो एक हमारे इंडियन फार्मर्स ने सालों तक मेहनत करके उसको डेवलप किया था। तो अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, इंडियन बासमती को लिया और उसको क्रॉस करवा दिया सेमी डवार्फ वैरायटीज़ के साथ, जो उनके पास सेमी डवार्फ वैरायटी थी राइस की, उसके साथ क्रॉस करवा दिया, यानी कि उन दोनों के डीएनए को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद एक नई वैरायटी बना दी। अब क्योंकि वो नई वैरायटी हमारी ही वैरायटी से मिल के बनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस नई वैरायटी को पेटेंट करवा लिया। अब पेटेंट करवाने के बाद प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा बासमती हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल नहीं कर सकते, यानी कि हमारी मेहनत, सालों के हमारे किसानों की मेहनत, लेकिन अब वो हो गई किसकी, अमेरिकन कंपनी की। तो ये एक तरह का चीटिंग है। अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, क्योंकि किसानों को थोड़े ना पता पेटेंट वेटेंट क्या होता है, वो तो खेती करते हैं सिंपली, लेकिन अमेरिकन कंपनी ने क्या चीटिंग की, उन्होंने हमारे बासमती के जो
जेनेटिक मटेरियल को सेमी डवार्फ वैरायटी के साथ मिला के एक नई वैरायटी बनाई और बोले कि भाई ये तो हमारा है। अब कोई भी बासमती से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर कोई सेल करेगा, बेचेगा, तो उसे हमारी परमिशन लेनी होगी। ये वही बात होगी ना कि हमारी ही बिल्ली हमसे ही म्याऊं। तो देखिए इस तरीके के कुछ और भी नेगेटिव इंपैक्ट आए। बहुत सारी कंपनीज ने नीम के ऊपर पेटेंट करवाने की कोशिश की, हल्दी टर्मेरिक के ऊपर भी पेटेंट करवाने की कोशिश की, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ है और पता है कि फ्यूचर में इनसे बहुत सारी दवाइयाँ हम बनाने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके ऊपर भी पेटेंट ले ले। तो कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी किया गया पेटेंट की पावर का। तो अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले आप उसका पेटेंट करवाएं, और जब तक आपको पेटेंट नहीं मिल जाता है तब तक आप अपनी रिसर्च को किसी के भी सामने ओपन ना करें, उसको डिस्क्लोज ना करें। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं, जो इस तरह का लीगल राइट होता है, दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इनको एक टर्म दी गई, दीज आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेट मी राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये इस तरह का जो जैसे पेटेंट है, तो आईपीआर के अंडर क्या आता है? आईपीआर के अंडर बहुत तरह के लीगल राइट आते हैं। जैसे कि पेटेंट मैंने आपको सिखाया कि पेटेंट ले सकते हैं आप अपनी रिसर्च के ऊपर। आईपीआर के अंडर और भी चीज़ें आती है। अब क्योंकि पेटेंट आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। पेटेंट के अलावा एक होता है कॉपीराइट। एक होता है ट्रेडमार्क, एक होता है ट्रेड सीक्रेट वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे हैं, मैं सारे के बारे में अब डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि सब आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ पेटेंट के बारे में दे रखा है। तो देखिए अब पेटेंट जो होता है, पेटेंट अगर आपको चाहिए है तो उसके लिए आपको अपनी रिसर्च की एक फाइल जमा करवानी पड़ती है पेटेंट ऑफिस में। अब पेटेंट ऑफिस जो है इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे उसके हेडक्वार्टर है, लाइक कलकत्ता में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, एक और है मुझे ध्यान नहीं है। 4 जगह पेटेंट ऑफिस है इंडिया के अंदर। वहाँ पे आप पेटेंट, वहाँ से आप अपनी फाइल जमा करवाएंगे रिसर्च से रिलेटेड और आप अपना पेटेंट वहाँ से ले सकते हैं। एक बार आपकी फाइल जब पास हो जाती है तो आपको जो पेटेंट मिलता है वो 20 साल के लिए मिलता है। अब ये सब जो मैं बता रहा हूँ इट इज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। इन आप फ्यूचर के डॉक्टर हैं, आप फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं, तो आपको ये इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो पेटेंट ऑफिस आपको जो पेटेंट देता है वो 20 साल के लिए देता है, यानी कि 20 साल के बाद आपको अपना पेटेंट क्या करवाना पड़ेगा? जस्ट आफ्टर दिस यू हैव टू रीन्यू योर पेटेंट। आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा, कुछ फीस आपको देनी पड़ती है रीन्यू करवाने के लिए, और ये रीन्यू हो जाता है। अब पेटेंट भी आगे अलग अलग तरह का होता है, यूटिलिटी पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट वगैरह वगैरह। खैर दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। सो पेटेंट मिलता है किस किस चीज़ पे? रिसर्च पे, आइडिया पे या प्रोसेस पे। समझ में आ गया। कॉपीराइट के बारे में भी 2 बातें बताता हूँ कि कॉपीराइट भी एक तरह का लीगल राइट है जैसे पेटेंट होता है, लेकिन ये रिसर्च पे नहीं मिलता। कॉपीराइट मिलता है बुक्स पे। मान लीजिए आपने कोई नई किताब लिख दी, तो अब हो सकता है कि उस किताब को कोई और अपने नाम से छपवा दे सेम टू सेम, और उसके ऊपर कॉपीराइट करवा ले, तो वो आपकी रिसर्च कोई और अपनी बना सकता है। तो कोई और अपने नाम से उसको अथॉराइज करवाए उससे पहले आपको उसके ऊपर कॉपीराइट लेना होगा। मान लीजिए आपने अपनी किताब लिख के उसके ऊपर कॉपीराइट अगर ले लिया, तो अगर किसी और ने आपके साथ ऐसी चीटिंग की तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं और उसको आपको पूरा का पूरा फाइन देना पड़ेगा। यानी कि बुक के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता, बुक के ऊपर मिलता है कॉपीराइट। बुक के अलावा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके ऊपर भी कॉपीराइट मिलता है। इसके अलावा म्यूज़िक के ऊपर कोई भी सॉन्ग रिलीज़ होता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट होता है, जिसने भी वो कंपोज किया है उसकी जो धुन होती है उसके ऊपर भी कॉपीराइट होता है। तो इस टाइप से म्यूज़िक के ऊपर भी कॉपीराइट होता है। म्यूज़िक के अलावा मूवी जो नई आती है तो आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, ठीक है, तो उस पर कॉपीराइट होता है। मूवी के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता, कॉपीराइट मिलता है। और कॉपीराइट अराउंड ऐसा बताया जाता है कि 70 साल के लिए लगभग मिलता है। सो ये होता है 70 ईयर्स के लिए। कॉपीराइट के बाद बात करें अगर ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क एक तरह का सिंबल होता है जो आप
अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चल रहा है, आप उसके लिए कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट की एक पहचान बन जाए। जैसे अगर मैं एक सिंबल बनाऊं तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये सिंबल किसका है। हाँ भाई, ये सिंबल किसका है जी, ऑब्वियसली ऑडी का सिंबल है ये। तो देखो सिंबल से ही आपको पता चल रहा है, तो ये सिंबल ऑडी का। इस सिंबल को ऑडी कंपनी के अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये उनका ट्रेडमार्क है, ये उन्होंने रजिस्टर करवा रखा है, इसके ऊपर उन्होंने लीगल राइट ले रखा है। सो दिस इज़ अ ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क भी आपकी प्रोडक्ट को की मार्केट को बढ़ाने के लिए होता है और वो उसके एक अलग पहचान के लिए होता है और उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, बस जो रजिस्टर करवाता है उसको वही यूज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं और सिंबल बनाऊं, सो दिस इज़ अ ट्रेडमार्क। किसका? ये नाइकी का है, ठीक है। और अगर ये है, ये आई थिंक ये मर्सिडीज़ का है, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है अभी, हाँ मर्सिडीज़ का ही होगा। सो इस टाइप से दीज ऑल आर ट्रेडमार्क्स। तो आपको समझ में आ गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की क्या अहमियत है। ये आपकी रिसर्च को, आपकी मेहनत को सुरक्षित करने के लिए है और आप जितना जल्दी हो सके अगर अपनी रिसर्च पे पेटेंट ले लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ आपकी रिसर्च कोई और अपने नाम से पेटेंट करवा लेगा और ये बहुत बार हो चुका है। अब इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहूँगा और वो एग्जाम्पल है एरोप्लेन के बारे में। अब ये आउट ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है, बट फिर भी ये मेरे मन में था आपको बताना, तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक को जरूर घसीटूंगा बीच में। तो एरोप्लेन अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे भाई, एरोप्लेन की जो खोज थी वो की राइट ब्रदर्स ने। जब अंग्रेज आए हुए थे तो वहीं उन्हीं अंग्रेज़ों के साथ दो बंदे थे जिनको राइट ब्रदर्स बोला गया। ये इंजीनियर थे दोनों भाई। अब एरोप्लेन की खोज ऐसा बोलते हैं भाई राइट ब्रदर्स ने की, बट एक्चुअल में ये सच नहीं है। राइट ब्रदर्स से पहले शिवकर तालपड़े नाम के व्यक्ति ने, जो मुंबई से बिलोंग करते थे, उन्होंने एरोप्लेन बनाया था। इनसे 7 साल पहले इन्होंने एरोप्लेन बना के उसको उड़ाया था। लेकिन उस टाइम पे इनको नॉलेज नहीं थी पेटेंट वगैरह की, बड़े सिंपल से व्यक्ति थे। इन्होंने महर्षि भारद्वाज का लिखा हुआ विमान शास्त्र पढ़ा जिसमें 500 तरह के अलग अलग विमान को डिज़ाइन करने के तरीके दिए हुए थे। तो उसके बेसिस पे उसको स्टडी करके इन्होंने और एरोप्लेन इन्होंने बना दिया। अब क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज भारत में आए हुए थे तो उनको पता चला, तो उन्होंने क्या किया, शिवकर तालपड़े से उसका ब्लूप्रिंट ले लिया और इंग्लैंड जा करके और उसको अपने नाम से पेटेंट करवा लिया। और पेटेंट करवा लिया तो सीधी सी बात है भाई, जिसका पेटेंट उसी का प्रोडक्ट। अब रिसर्च की शिवकर भाई साहब ने, नाम आ गया राइट ब्रदर्स का। तो चीटिंग है, धोखा है, ये भी एक तरह का, बट यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर अपनी चीज़ पे पेटेंट नहीं करवाएंगे तो ऐसे राइट ब्रदर्स जैसे लोग आपकी रिसर्च को चुराते रहेंगे। सो आई होप कि आपको पेटेंट की इंपॉर्टेंस आज समझ में आ चुकी है और इसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।